मरियम घाटी दूर से किसी सपने जैसी दिखाई देती थी। चारों ओर ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ थे, जिन पर सूरज की किरणें पड़ते ही चांदी सी चमक उठती थी। नीचे गहरी वादियों में देवदार के घने जंगल फैले थे और बीच से एक पतली सी जमी हुई नदी गुजरती थी। लोग कहते थे कि यह जगह जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन उसी सांस में वे यह भी फुसफुसाते थे कि इस जन्नत में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान को कभी वापस नहीं आने देता। शहर से आए 5 दोस्त आर्यन, सना, कबीर, मीरा और रोहन रोमांच की तलाश में यहाँ पहुंचे थे। वे सोशल मीडिया पर मशहूर इस घाटी की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बस अड्डे पर उतरते ही उन्हें ठंडी हवा का तेज झोंका लगा, जो जैसे कानों में कोई अनजानी बात कहकर गुजर गया। सना ने हंसते हुए कहा कि यह जगह तो किसी फिल्म जैसी लगती है, पर पास खड़ा एक बूढ़ा कुल्ली उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। उन्होंने घाटी के किनारे बने एक छोटे से गेस्ट हाउस में कमरा लिया। गेस्ट हाउस की मालकिन एक चुप सी औरत थी, जिसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। उसने रजिस्टर में उनके नाम लिखे और धीमी आवाज में कहा कि सूरज ढलने के बाद पहाड़ों की तरफ मत जाना, यहाँ रास्ते बदल जाते हैं और लोग खो जाते हैं। दोस्तों ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए अपने कमरों में चले गए। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए, बर्फ गिरनी शुरू हो गई और पूरी घाटी पर सन्नाटा उतर आया। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे दूर पहाड़ की ढलान पर किसी की परछाई खड़ी दिखाई दी। वह एकदम स्थिर थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसने रोहन को बुलाया, पर जब तक रोहन आया वह परछाई गायब हो चुकी थी। रात गहराते ही कमरे के बाहर गलियारे में किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। कदमों की आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी, जैसे कोई बर्फ पर नंगे पांव चल रहा हो। मीरा ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान बने थे, जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। उसी पल दूर पहाड़ों के बीच से एक लंबी दर्द भरी चीख गूंजी, जिसने सबके दिल की धड़कन रोक दी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह जगह जितनी सुंदर है, उतनी ही खामोश और खतरनाक भी, और शायद उन्होंने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुबह जब सबकी आंख खुली तो घाटी फिर से शांत और मासूम दिखाई दे रही थी, जैसे रात की चीख केवल सपना रही हो। आसमान साफ था और बर्फ पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। आर्यन ने खुद को समझाया कि डर केवल वहम था और सबको ट्रैक पर चलने के लिए तैयार किया। सना ने हल्की झिझक के साथ हामी भरी, पर मीरा अब भी रात के गीले पैरों के निशान याद कर रही थी। वे पहाड़ की उस दिशा में बढ़े जहां आर्यन ने परछाई देखी थी। रास्ता पहले आसान था, पर धीरे धीरे पेड़ घने होते गए और सन्नाटा गहरा होता गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे। रोहन ने मजाक में कहा कि अगर यहाँ कोई भूत होगा तो वह भी ठंड से कांप रहा होगा, पर उसकी हंसी अधूरी रह गई, क्योंकि अचानक कबीर ने सबको रुकने को कहा। उनके सामने बर्फ पर कई पैरों के निशान बने थे, जो गोल गोल घूम रहे थे, जैसे कोई एक ही जगह पर घंटों चलता रहा हो। उन निशानों के बीच में जमीन थोड़ी धंसी हुई थी, मानो वहां कोई भारी चीज रखी गई हो। सना ने घबराकर पीछे हटना चाहा, तभी तेज हवा चली और ऊपर पेड़ों से जमी बर्फ गिरने लगी। कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद धुंध में बदल गया। जब धुंध छंटी तो कबीर उनके बीच नहीं था। उसका नाम पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं आया। उसके पैरों के निशान वहीं तक थे और फिर अचानक खत्म हो गए, जैसे वह हवा में घुल गया हो। घबराहट में सब अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगे, पर जंगल हर तरफ एक जैसा दिखता था और रास्ते पहचान में नहीं आ रहे थे। मीरा ने महसूस किया कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में एक आकृति खड़ी थी। उसके लंबे बाल बर्फ से ढके थे और चेहरा धुंधला था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर पेड़ों के पीछे गायब हो गई। आर्यन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। शाम होने लगी और तापमान तेजी से गिरने लगा। चारों तरफ फैली सफेदी अब डरावनी लगने लगी थी। कबीर का कोई पता नहीं था और उनके मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी दूर गुफाओं की दिशा से फिर वही दर्द भरी चीख गूंजी। इस बार वह पहले से ज्यादा करीब थी और उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों के भीतर तक उतर जाए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यह घाटी केवल लोगों को खोती नहीं है, बल्कि उन्हें अपने भीतर समा लेती है। अंधेरा तेजी से फैल रहा था और बर्फीली हवा अब चुभने लगी थी।
आर्यन ने सबको एक साथ रहने को कहा, क्योंकि जंगल में अलग होना मौत को बुलावा देना था। वे आवाज की दिशा में बढ़े, क्योंकि उन्हें लगा शायद कबीर वहीं होगा। पेड़ों के बीच रास्ता और संकरा होता गया, और कुछ ही देर में उन्हें पहाड़ की तलहटी में एक काली गुफा का मुंह दिखाई दिया। गुफा के आसपास की बर्फ पिघली हुई थी, जैसे भीतर से गर्म सांस निकल रही हो। रोहन ने डरते हुए भीतर झांका तो अंदर गहरा अंधेरा था, पर दीवारों पर अजीब निशान उकेरे हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते थे। मीरा ने कांपती आवाज में कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, पर उसी समय गुफा के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। वह आवाज कबीर की लग रही थी। आर्यन बिना सोचे समझे अंदर चला गया, और बाकी सब मजबूरी में उसके पीछे हो लिए। गुफा के भीतर हवा भारी थी, और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जमीन के नीचे कुछ धड़क रहा हो। अचानक उन्हें दीवार पर टंगी एक पुरानी लालटेन जलती हुई दिखाई दी, जबकि वहां कोई नहीं था। उसकी पीली रोशनी में उन्होंने देखा कि जमीन पर बर्फ नहीं, बल्कि गीली मिट्टी थी, जिस पर खून जैसे गहरे निशान बने थे। वे निशान गुफा के और भीतर जा रहे थे। सना ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। तभी सामने अंधेरे में एक आकृति उभरी। वह कबीर था, पर उसका चेहरा भावहीन था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि तुम लोग भी आ गए, अब कोई वापस नहीं जाएगा। रोहन ने उसे छूने की कोशिश की, पर कबीर पीछे हट गया, और उसकी परछाई दीवार पर असामान्य रूप से लंबी होकर फैल गई। अचानक गुफा के भीतर तेज ठंडी हवा का झोंका चला, और लालटेन बुझ गई। पूरा अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में कई फुसफुसाती आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग धीमे स्वर में कुछ दोहरा रहे हों। मीरा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को छुआ, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, केवल गहरी काली खाली जगह थी। कुछ पल बाद फिर हल्की रोशनी फैली तो कबीर गायब था, और उसकी जगह जमीन पर एक गहरा गोल निशान बना था, जैसे कोई दरवाजा वहीं खुला हो। आर्यन का दिल तेज से धड़क रहा था। उसे अब यकीन हो चुका था कि यह घाटी जिंदा है, और वह उन्हें एक एक करके अपने अंदर खींच रही है, और असली डर अभी शुरू हुआ है। गुफा के भीतर फैला अंधेरा अब पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था। आर्यन ने सबको बाहर निकलने को कहा, क्योंकि वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। वे तेजी से मुड़े और जिस रास्ते से अंदर आए थे उसी दिशा में चलने लगे, लेकिन कुछ ही कदम बाद उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता बदल चुका है। दीवारें वैसी नहीं थीं, जमीन पर बने निशान गायब हो चुके थे, और गुफा जैसे लंबी होती जा रही थी। रोहन ने घबराकर कहा कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे, पर हर तरफ एक जैसी चट्टानें थीं, और हर मोड़ एक जैसा दिखता था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव उनके पीछे चल रहा हो। सना ने पलट कर देखा तो अंधेरे में कई धुंधली आकृतियां खड़ी थीं, जिनके चेहरे साफ नहीं थे, पर उनकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। मीरा का सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे लगा जैसे हवा कम पड़ रही है। उसी समय गुफा की छत से बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और जमीन पर टकराकर टूट गया। उसकी आवाज गूंजती रही, और उस गूंज के बीच उन्हें फिर कबीर की हंसी सुनाई दी। इस बार वह हंसी गुफा की हर दीवार से टकराकर लौट रही थी, जैसे वह हर जगह मौजूद हो। अचानक आर्यन का पैर फिसला, और वह नीचे की ओर ढलान पर लुढ़क गया। बाकी लोग उसे पकड़ नहीं पाए, और वह अंधेरे में गायब हो गया। मीरा और सना चिल्लाईं, पर जवाब में केवल गहरी गूंज लौटी। रोहन ने साहस जुटाकर नीचे उतरने की कोशिश की, तो उसने देखा कि नीचे एक चौड़ी सुरंग खुलती है, जहां हल्की नीली रोशनी चमक रही है। तो तीन धीरे धीरे नीचे पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनके कदम रुक गए। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने थे। चित्रों में एक बस्ती दिखाई गई थी, जो इसी घाटी में बसी थी, और उसके ऊपर आसमान से गिरती सफेद परछाइयां बनी थीं, जो लोगों को घेर रही थीं। आखिरी चित्र में पूरा गांव बर्फ में दफन था, और केवल कुछ आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसी कक्ष के बीचों बीच आर्यन खड़ा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी, और उसके सामने हवा में धुंध का एक गोल घेरा घूम रहा था। उस घेरे के भीतर से ठंडी सांस निकल रही थी, जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला हो। आर्यन ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें भी अब सफेद हो चुकी थीं, और उसने बेहद शांत आवाज में कहा, यह जगह हमें चुन चुकी है, अब लौटना संभव नहीं है।
तभी वह धुंध का घेरा तेजी से फैलने लगा और पूरा कक्ष कांप उठा, जैसे घाटी खुद जाग उठी हो। नीली रोशनी से भरे उस विशाल कक्ष में हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी दर्द जैसा लग रहा था। मीरा ने कांपते हुए आर्यन का नाम पुकारा, पर वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसकी सफेद आंखें धुंध के उस घूमते हुए घेरे पर टिकी थीं, जो अब और चौड़ा हो रहा था। उस घेरे के भीतर जैसे बर्फीला तूफान कैद था और उसमें अनगिनत परछाइयां घूमती दिखाई दे रही थीं। रोहन ने हिम्मत करके आगे बढ़कर आर्यन का कंधा पकड़ना चाहा, पर जैसे ही उसका हाथ आर्यन को छूने वाला था, धुंध के घेरे से तेज ठंडी हवा निकली और रोहन दूर जा गिरा। उसकी सांस रुकने लगी और उसकी हथेलियों पर बर्फ जमने लगी। सना ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी कक्ष की दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे। ऐसा लगा जैसे वे जीवित हो उठे हों। चित्रों में दिख रहे लोग अब हिलते हुए नजर आ रहे थे और सफेद परछाइयां एक एक कर उन्हें छूती जा रही थीं। मीरा ने देखा कि धुंध के भीतर से एक लंबी आकृति बाहर आ रही है। उसका शरीर धुएं जैसा था और चेहरा बर्फ की तरह फीका। उसकी आंखें गहरी खाली थीं और उनमें अंतहीन सन्नाटा भरा था। वह आकृति धीरे धीरे आर्यन के पास आई और उसके सिर के ऊपर अपना हाथ फैलाया। आर्यन की सांसें भारी होने लगीं और उसके पैरों के नीचे की जमीन पर बर्फ की मोटी परत जम गई। अचानक कक्ष में कबीर की आवाज गूंजी। उसने पुकारा कि यह घाटी भूखी है और हर साल अपने लिए नए लोग चुनती है। जो लौट आते हैं वे भी पूरी तरह मुक्त नहीं होते। उनके भीतर घाटी का एक हिस्सा जिंदा रहता है। सना ने घबराकर चारों ओर देखा, पर कबीर कहीं नजर नहीं आया। केवल उसकी हंसी दीवारों से टकराकर लौटती रही। मीरा ने आखिरी कोशिश करते हुए जोर से प्रार्थना की और आर्यन की ओर बढ़ी। उसी पल धुंध का घेरा और तेज घूमने लगा और उसके भीतर की परछाइयां बाहर निकलने लगीं। वे आकृतियां जमीन को छुए बिना हवा में तैर रही थीं और धीरे धीरे मीरा और सन्ना को घेरने लगीं। रोहन उठकर भागना चाहता था, पर उसके पैरों के नीचे की बर्फ सख्त होकर उसे जकड़ चुकी थी। नीली रोशनी अचानक लाल सी हो गई और पूरा कक्ष कांपने लगा। आर्यन ने बेहद धीमी आवाज में कहा कि दरवाजा खुल चुका है और अब कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तभी धुंध का घेरा फट पड़ा और एक तेज चीख पूरे पहाड़ में गूंज उठी, मानो मरियम घाटी ने अपना अगला फैसला सुना दिया हो। धुंध का घेरा फटते ही कक्ष के भीतर भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। नीली और लाल रोशनी एक दूसरे में घुलकर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। परछाइयां तेजी से घूमती हुई मीरा, सना और रोहन के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। उनकी फुसफुसाहट अब साफ शब्दों में बदल रही थी। वे बार बार एक ही बात दोहरा रही थीं कि घाटी को स्मृति चाहिए, घाटी को वचन चाहिए। आर्यन अचानक हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसका शरीर सीधा था और उसकी आंखों की सफेदी और चमकने लगी। धुएं जैसी वह लंबी आकृति अब पूरी तरह उसके पीछे खड़ी थी, जैसे उसकी परछाई बन गई हों। मीरा रोती हुई आगे बढ़ी और आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, पर उसने छोड़ा नहीं। उसने पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचा। उसी क्षण कक्ष की दीवारों पर बने चित्र टूटने लगे और उनमें दिख रही बस्ती जैसे जीवित होकर चिल्लाने लगी। बर्फीली आंधी के बीच अचानक जमीन दरक गई और एक गहरी दरार खुल गई, जिसमें से ठंडी नीली रोशनी निकल रही थी। रोहन किसी तरह अपने जमे हुए पैरों को छुड़ाकर पीछे हट गया, पर सना का संतुलन बिगड़ा और वह दरार के किनारे लटक गई। मीरा ने एक हाथ से आर्यन को पकड़ा और दूसरे से सना को थामने की कोशिश की, पर ताकत जवाब दे रही थी। तभी गुफा के भीतर कहीं दूर से घंटियों जैसी आवाज गूंजी और कुछ क्षण के लिए परछाइयां ठिठक गईं। धुएं की आकृति ने तेज चीख मारी और आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की सफेदी धीरे धीरे कम होने लगी। रोहन ने झटके से सना को ऊपर खींच लिया और चारों जमीन पर गिर पड़े। दरार धीरे धीरे बंद होने लगी और नीली रोशनी मंद पड़ गई। कक्ष में फिर वही ठंडी शांति लौट आई, पर अब हवा में एक अलग सी गंध थी, जैसे कोई पुराना समझौता फिर से लिखा गया हो। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा कि घाटी ने उन्हें जाने दिया है, पर बदले में कुछ ले लिया है। मीरा ने पूछा, क्या लिया है? पर उसके पास जवाब नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि सना की आंखों में हल्की नीली चमक बाकी रह गई है और उसकी सांस के साथ धुंध का छोटा सा बादल बन रहा है, जैसे घाटी का एक हिस्सा अब उसके भीतर बस गया हो और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
कक्ष में लौट आई। ठंडी शांति असली शांति नहीं थी, वह तूफान के बाद की वह खामोशी थी जिसमें सब कुछ बदल चुका होता है। सना जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखों की हल्की नीली चमक अब भी बुझी नहीं थी। वह सामने खाली हवा को देख रही थी, जैसे किसी अदृश्य आवाज को सुन रही हो। आर्यन धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसका शरीर कमजोर था, पर उसकी आंखें अब सामान्य दिख रही थीं। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। रोहन ने सबको तुरंत गुफा से बाहर निकलने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि दरवाजा फिर से खुल सकता है। वे चारों सुरंग की ओर बढ़े, पर इस बार रास्ता सीधा था। दीवारों पर बने चित्र फीके पड़ चुके थे और हवा में पहले जैसी भारीपन नहीं था। फिर भी हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। मीरा ने एक बार मुड़कर देखा तो कक्ष के भीतर वही धुंध का घेरा बहुत छोटा होकर अब भी घूम रहा था, जैसे पूरी तरह बंद नहीं हुआ हो। गुफा से बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। आसमान धुंधला था और बर्फ पहले से ज्यादा गहरी लग रही थी। उनके पैरों के निशान जो आते समय बने थे अब दिखाई नहीं दे रहे थे, मानो वे कभी यहाँ आए ही न हों। दूर घाटी की दिशा से फिर वही धीमी कराह सुनाई दी, पर इस बार वह आवाज डरावनी कम और थकी हुई ज्यादा थी। वे गेस्ट हाउस की ओर लौटने लगे। रास्ते में कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, यहाँ तक कि पेड़ों पर बैठने वाले पक्षी भी गायब थे। सना अचानक रुक गई और बोली कि घाटी उन्हें जाने नहीं देगी। उसकी आवाज में दो सुर थे, एक उसका अपना और दूसरा बेहद ठंडा और गहरा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी हथेली बर्फ जैसी सख्त थी। गेस्ट हाउस पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है और अंदर कोई नहीं है। मालकिन को कहीं पता नहीं था। रजिस्टर खुला पड़ा था, पर उसमें उनके नाम मिट चुके थे, जैसे कभी लिखे ही न गए हों। कमरे के आईने में उन्होंने खुद को देखा तो कुछ क्षण के लिए उनके प्रतिबिंब में हल्की नीली चमक दिखाई दी, जो तुरंत गायब हो गई। रात होते ही सना को तेज बुखार चढ़ गया। वह बिस्तर पर लेटी कांप रही थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि दरवाजा अधूरा बंद हुआ है और कोई वापस आएगा। बाहर पहाड़ों के बीच हल्की नीली रोशनी फिर से चमकने लगी और दूर कहीं बर्फ पर अकेले पैरों के ताजे निशान बनते दिखाई दिए, जो गेस्ट हाउस की ओर बढ़ रहे थे, जैसे घाटी अपना अधूरा हिसाब पूरा करने आ रही हो। रात गहरी होती गई और गेस्ट हाउस के बाहर फैली बर्फ पर बनते पैरों के निशान दरवाजे तक आकर रुक गए। हवा बिल्कुल थम गई, जैसे पूरी घाटी सांस रोके खड़ी हो। सना का बुखार बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों की नीली चमक अब छिप नहीं रही थी। वह अचानक उठकर बैठ गई और सीधे दरवाजे की ओर देखने लगी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि वे आ गए हैं। उसी क्षण दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर फैली सफेदी के बीच धुंध की पतली लकीर भीतर सरकती चली आई। कमरे का तापमान गिरने लगा और खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। आर्यन ने सना को पकड़कर रोकना चाहा, पर वह सहजता से उसके हाथों से छूट गई और नंगे पांव बाहर बर्फ पर चलने लगी। उसके पीछे नीली रोशनी की हल्की रेखा बनती जा रही थी। मीरा रोती हुई उसके पीछे भागी। रोहन भी साहस जुटाकर बाहर निकला। घाटी के बीचों बीच वही नीली चमक आसमान तक उठती दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य स्तंभ फिर से सक्रिय हो गया हो। सना उस रोशनी के सामने जाकर रुक गई और उसके चारों ओर धुंध का चक्र बनने लगा। इस बार परछाइयां कम थी। आर्यन ने पूरी ताकत से सना का नाम पुकारा। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर लौटी। तभी सना ने आखिरी बार पलटकर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल ठंडी शांति थी। उसने कहा कि कुछ लोग लौटते हैं ताकि कहानी जिंदा रहे, और इतना कहते ही नीली रोशनी ने उसे पूरी तरह ढक लिया। कुछ पल बाद रोशनी बुझ गई, धुंध छंट गई और वहां केवल खाली बर्फ बची थी। सना कहीं नहीं थी। उसके पैरों के निशान भी गायब हो चुके थे। आर्यन, मीरा और रोहन स्तब्ध खड़े रहे। सूरज की पहली किरणों ने घाटी को फिर से चमका दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे तीनों किसी तरह नीचे कस्बे तक लौट आए, पर उनके चेहरों पर वही खालीपन था जो कभी कबीर और आर्यन की आंखों में दिखा था। लोगों ने पूछा, सना कहाँ है? पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया।
पर जब भी बर्फ गिरती है और मरियम घाटी की तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि सफेद ढलानों पर एक लड़की दिखाई देती है जिसकी आंखों में हल्की नीली चमक है और जो आने वालों को चुपचाप देखती रहती है। घाटी अब भी खूबसूरत है, अब भी जन्नत जैसी है, पर जो वहां जाता है वह कभी पूरी तरह लौट कर नहीं आता।